ठीक है, और उसके रूट कॉजेस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने डिफेक्ट पढ़ा था कि बिल्डिंग में डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या थी, कोई भी डिफिशियंसी इम्परफेक्शन आ जाती है बिल्डिंग के अंदर, जो इसके जो फंक्शनल पार्ट हैं, फंक्शनल पार्ट जैसे आपका वॉल हो गया, कॉलम हो गया, आपका स्लैब हो गया, किसी भी चीज में आ सकती है आपका वो जो डिफेक्ट। तो वो क्या करता है, पूरी बिल्डिंग को अल्टीमेटली क्या करता है, खराब करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये आपका डिफेक्ट आपका नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है कि जब आपको ये पता लग जाएगा कि डिफेक्ट आ किस वजह से रहा है, ठीक है, अगर हम जो डिफेक्ट आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा आपका कि वो धीरे धीरे क्या करेगा, वाइड आपका हो जाएगा, मतलब पूरा आपका पूरे स्ट्रक्चर को वो धीरे धीरे खराब कर देगा। इसीलिए हमने क्या करना है, जैसे ही हल्का हमें दिखता है कोई क्रैक, माइनर जब होता है वो, तभी उसको क्या करना है, अटेंड करना है, हमने उस पर ध्यान देना है। ठीक है, और ध्यान नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या है, मेंटेनेंस वाला प्रोसेस करते हैं। तो इम्पोर्टेंस में यही था। उसके बाद ये 3 पॉइंट थे इसमें कि जब हमें पता लग जाए कि किस मटेरियल की वजह से, पुअर कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा है, उससे हम यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो अगली बार जब इंजीनियर होगा वो क्या करेगा, प्रॉपर मटेरियल सिलेक्ट करेगा। और दूसरा क्या था कि स्ट्रक्चर को क्या है, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि कंस्ट्रक्शन कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं और उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे से हम उस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को भी क्या करेंगे, सही करेंगे। और लास्ट वाला जो था कि मेंटेनेंस मटेरियल जब हमने यूज किया है, कोई दिक्कत आ गई, उसमें प्रॉब्लम आ गई, जैसे कोई डीपीसी ही ले लेते हैं हम लोग, डीपीसी यूज कर दिया, फिर भी उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, फिर भी सेम प्रॉब्लम है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये वाला काम नहीं कर रहा। ऐसे ही कई सारे मटेरियल होते हैं उसके लिए, डैम्प प्रूफिंग के लिए, तो वो सारे अलग अलग कहीं कहीं तो यूज होंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा मटेरियल बढ़िया है, तो आगे से हम क्या करेंगे, वो वाला मटेरियल यूज करेंगे। तो हमें ये चीजें कहाँ से पता चलती हैं, जब मतलब हम उसकी स्टडी करते हैं या फिर प्रैक्टिकली देखते हैं, तब हमें पता चलेगा। उसके बाद ये डिफेक्ट दे रखे कि क्या क्या प्रॉब्लम उसके अंदर आ सकती है। उसके बाद मेन कॉजेस कौन कौन से किस किस वजह से होता है, जैसे ये मैंने बताए थे आपको 6 पॉइंट कि मेन जो है डैम्पनेस की वजह से प्रॉब्लम आती है ज्यादा। ठीक है, नीचे पढ़ा था हमने कि डैम्पनेस की वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पैचेस आ जाएंगे, फ्लोरोसेंस आ जाएगी, उसके बाद पेंट आपका फॉल हो जाएगा, प्लास्टर गिर जाएगा, आपका जो बिल्डिंग का मटेरियल है वो डिस्टिग्रेशन हो जाएगा, उसके अंदर वो अलग हो जाएगा, वो जंग लग जाता है उससे, टिम्बर में क्या होता है वो खराब हो जाती है, आपका रोड ड्राई रोड की प्रॉब्लम हो वेट रोड की प्रॉब्लम हो जाएगी उसके अंदर, और उसका जो ब्रिक है उसके अंदर स्पालिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारा हम क्या है, डैम्पनेस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। उसके बाद कि क्यों हो रही है डैम्पनेस, ये तुमने बीसी में भी पढ़ा हुआ है कि रेन पेंट्रेशन की वजह से, बारिश की वजह से हो रहा है, नीचे से आपका मॉइस्चर आ रहा है, या पाइप का कोई पाइप लीकेज हो रही है, कैपिलरी एक्शन हो रहा है, या फिर क्या जो साल्ट प्रेजेंट है उसके अंदर, मिट्टी के अंदर या मटेरियल के अंदर, वो पानी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाइड्रोस्कोपिक साल्ट बोलते हैं उनको, जो पानी को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो चीजें हो रही हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट था रिलेटिव मूवमेंट, मतलब आसपास के एरिया में मूवमेंट हो रही है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है, टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, और आपका मॉइस्चर कम आ रहा है उसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर। क्रिप की प्रॉब्लम है, फिटिक क्रिप बताया था, कंटिन्यूअसली कोई लोड अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है तो उसकी वजह से आपका क्रिप हो जाता है। ठीक है, और फिटिक तो था रैपिड, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, रैपिड मतलब कम, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा, रेपिटेड लोड से, जब आपका रिपीटेड लोड से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फिटिक बोलते हैं। सेटलमेंट पता ही है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेटल हो बैठ जाएगा, ये मिट्टी की वजह से ज्यादा होता है, सोयल अगर वीक है तो वो बाद में सेट हो जाती है, और नीचे बैठेगी तो सारा स्ट्रक्चर खराब होगा। वाइब्रेशन, अर्थक्वेक आ गया, आपका इम्पैक्ट लोड है, मशीनें चल रही है आसपास के एरिया में,
तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। रिलेटिव मूवमेंट मतलब आसपास के एरिया में कोई भी पास में मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद थर्ड जो था इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के धूप का भी इफेक्ट पड़ता है, बारिश का भी इफेक्ट पड़ता है, ओस ज्यादा रहती है उसका भी इफेक्ट पड़ता है, एयर पोल्यूशन ज्यादा है उसकी वजह से भी है, ग्राउंड में साल्ट प्रेजेंट है उसकी वजह, अलगी है, फूंगी है, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, जहाँ टर्माइट है, ये वाली भी प्रॉब्लम क्या करती है, एनवायरनमेंट की वजह से होती है। उसके बाद ये 3 पॉइंट तो हमने कितनी बार पढ़ लिए हैं कि अगर प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं की आपने, जो आपको मिला था कि कितना उसके अंदर रेनफोर्स प्रोवाइड करना है, कौन सा मिक्सचर लेना है सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है, वो चाहिए, और मतलब कितना वाटर सीमेंट रेशो लेना था, वो सारा हमने डिजाइनिंग गलत की है तो भी आपका बिल्डिंग क्या होगी, उसमें डिफेक्ट आ जाएंगे। और जो 5 है इसमें लेक ऑफ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं, पुअर वर्कमैनशिप थी, जो आपके लेबर वाले काम कर रहे थे उन्होंने सही से काम नहीं किया, क्योंकि जैसे मसाला वगैरह तैयार करते हैं वो लेबर वाले तैयार करते हैं, अगर वो सही नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दे दी, अगर मालूम मिस्त्री ने भी उसको सही इंस्ट्रक्शन दे दी लेकिन उसने गलत तरीके से किया काम, तो और जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी वहां आपका सुपरविजन नहीं था, इंस्पेक्शन नहीं किया आपने प्रॉपर तरीके से, तब भी आपका क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा जल्दी। उसके बाद लेक ऑफ द सुटेबल मेंटेनेंस प्रैक्टिस, कोई डिफेक्ट आया उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, और मटेरियल ऐसा यूज कर दिया आपने कि वो फिर से खराब हो रहा है, तो ये चीजें क्या है, बिल्डिंग को खराब कर देती है। तो ये हमने इसमें पढ़ा था। उसके बाद ये टेबल मैंने तुम लोगों को बोला था पढ़ने के लिए, तो मुझे पता तुम लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। जहां तक मैंने बताया उसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, नहीं बोल रहे, मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं भी कुछ भी ऐसे लगता है कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है। मैम क्रिप के बारे में बताना, आप बोल रहे थे ओवरलोडिंग की वजह से होती है वो। क्रिप और श्रिंकेज तुम उसमें पढ़ के नहीं आए क्या? हाँ जी ये मैम, तुमने पढ़ा था ना। उसमें हाँ सिटी में पढ़ा होगा ना। क्रिप हाँ जो जी। होता है मतलब लोड की वजह, आपका क्या है, स्ट्रक्चर के ऊपर कांस्टेंट कोई लोड पड़ा रहे, ठीक है, मान हाँ लो जी। उसके ऊपर 50 किलो 60 किलो 70 किलो जितना लोड डाल दिया, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आए, ठीक है, लोड है, उस लोड की वजह से अगर मान लो कंटिन्यूस उसके ऊपर रहेगा तो वो उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है, बिल्डिंग को खराब करेगा। और एक है फटीक, फटीक में क्या है, रिपीटेड लोड होता है, ठीक है, बार बार कोई लोड उसके ऊपर डल रहा है, ठीक है, एक बार उठा लिया फिर डाल दिया, एक बार उठा लिया, वैसे वाला, वो हाँ जी। कांस्टेंट है क्रिप वाला, तब कोई डिफेक्ट आएगा, वो क्रिप हो जाएगा। और जब आपका वो जब रिपीटेड होगा लोड तो फटीग की प्रॉब्लम आएगी उसमें। क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, ऊपर ये सारा हमने डिस्कस, पता है इस सब्जेक्ट में क्या है, 5 चैप्टर तक तो ऐसा है कि बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है ये ऊपर वाला, ये जो पॉइंट मैंने बताया कि डिजाइनिंग सही नहीं है, कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, मेंटेनेंस सही नहीं है, ये पता नहीं कितनी बार, कम से कम 10-20 बार हमने ये पॉइंट पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग में डिफेक्ट पूछेगा तो ये 3 पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे। और तुम्हें पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है तो क्या क्या लेके चल रहा है, कंस्ट्रक्शन में क्या प्रॉब्लम है, बनाने वाले ने सही नहीं बनाया, जो स्पेसिफिकेशन उसको मिली थी, प्लान बना के दिया था, अब प्लान में जहां टॉयलेट था वहां टॉयलेट नहीं बनाया, अपने हिसाब से कहीं और एडजस्ट कर दिया, जहाँ किचन थी किचन नहीं बनाया, जो उसमें आपको दिया होगा कि उसकी वाटर की पाइप यहाँ से जाएगी, उसकी ड्रेनेज की पाइप यहाँ से, वो आपने कहीं और डाल दिया। तो जब बना रहे थे तो जो बनवा रहा है उसका भी फर्ज बनता है कि वो ध्यान दे, वो भी ध्यान नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली वो जो बनाने वाले हैं उनको वो कोई इतना सीरियस तरीके से नहीं लेंगे, वो अपना उसको काम को खत्म करके चले जाएंगे। और आपका जो ऊपर छत होती है, छत में स्लोप देना होता है, जिधर की साइड आप ड्रेनेज प्रोवाइड कर रहे हो तो पानी नीचे की साइड, वो सही तरीके से नहीं बनाया उसने, कई बार छत पे पानी खड़ा होता है ना, वो इसी वजह से होता है, स्लोप देनी होती है वो देते नहीं है, अपने हिसाब से बना के चले जाते हैं। जो फ्लोर होता है कहीं देखना, कई बार आप फर्श है, कई तो फर्श ऐसे होते हैं सही, अपना आराम से बाहर की साइड दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए पानी, ऐसे स्लोप देना होता है,
कि आप सफाई करो तो आराम से बाहर निकल जाए, तो वो वाली चीजें नहीं की होती। तो कई सारी चीजें हैं जिस पे ध्यान देना होता है। और मतलब जैसे स्लैब प्रोवाइड कर रहे हो तो स्लैब में आपका रेनफोर्स डलेगा, सरिया डलेगा, तो सरिये की भी लिमिट होती है कि इतना आपने डालना है। और उसके बाद आपने सरिया डाल दिया, उसके कवर की भी ऊपर बीच में कंक्रीट लगाओगे ऊपर, उस कंक्रीट की भी लिमिट होती है कि कितना उस सरिये को मिनिमम कवर करने के लिए कितना, वो तुम आरसीसी में तुमने पढ़ा होगा शायद कि कितना कवर प्रोवाइड करते हैं, इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो वो कवर कितना प्रोवाइड करना है जब हम रेनफोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों का ध्यान देना होता है, नहीं तो फिर क्या है प्रॉब्लम आएगी। और सरिया है, सरिया प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसे नहीं कि तुम्हारा मन किया, कोई कॉलम है, बीम है, उसमें लिमिट है कि इतना प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, और जैसे उसमें सिंगली डबली दो टाइप की होती है बीम, उसमें आरसीसी में पढ़ा होगा तुमने कि जिसमें उसमें टेंशन मेंबर में अकेला अगर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है तो आपका हो जाएगी, सिंगली हो जाएगी, और टेंशन और कंप्रेशन में प्रोवाइड कर रखा है तो आपका डबली हो जाएगी। तो वो चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं, नहीं तो अपने हिसाब से कुछ भी करते रहोगे, क्योंकि छोटे मोटे घर में चल जाता है कि आपका एक रूम खराब होगा तो आप उसको चेंज कर लोगे, लेकिन आप जब बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो तो उस टाइम आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप एक दो दिन का सोच के नहीं बना रहे हो, काफी लंबे टाइम का 10-20 साल का सोच के बना रहे हो बिल्डिंग को, तो चीजें जल्दी खराब होंगी तो आपका ही खर्चा होगा। तो उसके बाद है ये वाला, मैंने कल स्टार्ट कर दिया था वैसे, कि मेन डिफेक्ट है बिल्डिंग के उसके अंदर आ रहे हैं, स्ट्रक्चर के या बिल्डिंग के अंदर, उसकी कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, वेरियस एलिमेंट मतलब कंपोनेंट पार्ट बिल्डिंग के। अब नीचे से स्टार्ट करते, सबसे पहले फाउंडेशन आती है, फाउंडेशन के बाद आपका बेसमेंट आएगा, बेसमेंट जो आपका एरिया पहले फाउंडेशन के लिए जो भी आप बनाओगे उसके बाद बेसमेंट आएगा, उसके बाद आपका डीपीसी आप प्रोवाइड करते हो जहां आपको लगता है, और उसके बाद दीवारें आएंगी, कॉलम बनेंगे, बीम बनेंगे, बीम के ऊपर आपकी छत बनेगी या टेरेस ऊपर की साइड होगा, ज्वाइनरी वर्क जो आपका लकड़ी का काम आ जाएगा सारा, और उसके बाद डेकोरेटिव में पेंट, आपका प्लास्टर, ये चीजें आ जाएंगी, सर्विसेज में आपका ड्रेनेज पाइप वगैरह, वाटर पाइप वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि फाउंडेशन, फाउंडेशन में डिफेक्ट कौन सा है और उसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, एक्सेसिव सेटलमेंट एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट। अब ये एक्सेसिव सेटलमेंट और एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा सेटलमेंट हो जाना, जैसे आपकी ये आपकी वॉल है, ठीक है, ये आपने दीवार बना दी, अब मान लो यहाँ पे तो मिट्टी है, ओके ठीक है सही है मिट्टी, और यहाँ पे आपकी सॉफ्ट सोयल है, तो ये दीवार कैसे हो जाएगी, मैं डॉट में दिखा रही हूँ, ये ऐसे हो जाएगी, मतलब सॉरी मैं डॉट में नहीं दिखा पाई, ऐसे करके, ऐसे करके, ये जहां मतलब पहले थी उससे नीचे आ जाएगी, जहां मिट्टी वहां धस गई वो नीचे धस जाएगी, तो इसको डिफरेंशियल सेटलमेंट बोलते हैं कि कहीं कहीं से सेट हो जाना फाउंडेशन का, नीचे बैठ जाएगी वो। तो ये किस वजह से होती है, अब लो बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, पता ही है कि जो मिट्टी की सहन शक्ति है वो कम है, उसको जितना उसके ऊपर दीवार बना दी आपने, 4-5 फ्लोर बना दिए, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो उसको उस लोड को ले ले। ठीक है, तो सॉफ्ट सोयल थी इसीलिए उसकी बीयरिंग कैपेसिटी, सहन शक्ति जो थी वो कम है, इस वजह से क्या होगा, आपका सेटलमेंट हो जाएगी या डिफरेंशियल सेटलमेंट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इनएडिक्वेट डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, अब इसमें भी ऐसा होता है कि शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है या डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है, तो आप क्या कर रहे हो, मतलब जिस हिसाब से अगर आपका लोड ज्यादा लेना है आपने बिल्डिंग के ऊपर और सॉफ्ट सोयल है, ये मैंने तुम लोगों को बीसी में पढ़ाया हुआ है, बी वालों कि हाँ ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, मैंने कहा था याद रखना ये बातें, मैंने बताया था कि जो डीप फाउंडेशन कहाँ प्रोवाइड करते हैं और शैलो फाउंडेशन कहाँ प्रोवाइड करते हैं। जो शैलो फाउंडेशन है वो कहाँ प्रोवाइड करेंगे हम, जहां पे हमारा क्या है, सोयल हार्ड है, ठीक है, और हमने बिल्डिंग के ऊपर लोड नहीं डालना, कम डालना है, ठीक है।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सैलो फाउंडेशन होगी, ठीक है। और दूसरी डीप फाउंडेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या है, बीरिंग कैपेसिटी क्या है, बिल्ड अगर उसकी सोयल की कम है, सहन शक्ति कम है, सोयल जो है आपकी वो है सॉफ्ट है, और आपने लोड ज्यादा डालना है, तो अब उस कंडीशन में आप क्या करते हो, डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। जब हम ये चीजें नहीं करते हैं तो क्या होगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, या एक्सेसिव सेटलमेंट की। अब सॉफ्ट सोयल थी, अब मतलब आपने डीप फाउंडेशन तो बनाई नहीं, लेकिन आपने शैलो फाउंडेशन बना दी। शैलो फाउंडेशन बनाई तो क्या होगा, फिर वो ऊपर से जैसी लोड आएगा वो आपकी बैठ जाएगी, तो एक्सेसिव सेटलमेंट उसमें हो सकती है। उसके बाद ओवरलोडिंग ऑफ सोयल, मतलब जब सोयल, वही सेम ही बात आ गई कि सोयल की कैपेसिटी इतनी थी, आपने जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा लोड डाल दिया, तो ओवरलोडिंग करते हैं जब सोयल पे, तो तब भी ये वाली प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ द एडिशनल स्टोरेज विदाउट स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फाउंडेशन। फाउंडेशन पे पहले मान लो आपका घर बना हुआ है, ठीक है, अब आप उसके ऊपर टावर लगा रहे हो, टावर लगा दिया आपने, या फिर आप उसके ऊपर 1 2 3 फ्लोर, कई सारे फ्लोर बनाना चाह रहे हो, लेकिन आप जब ने पहले आपने घर बनाया था तब आपने ऐसे सोचा था कि मुझे इस पे 1 2 फ्लोर ही बनाने हैं। तो अब क्या है, जब आपने शैलो फाउंडेशन नीचे बना रखी है और आप उसी के ऊपर अगर और एडिशन कर दोगे स्टोरी का, और भी फ्लोर बना दोगे, तो क्या होगा, उसमें सेटलमेंट हो जाएगी। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो हम अंडर पिनिंग का प्रोसेस करते थे, अंडर पिनिंग में क्या होता था, याद है किसी को? अंडर पिनिंग क्या है, किसी को याद है? ये टर्म्स थी तुम्हारी सेकंड चैप्टर में, शोरिंग, स्कैप फोल्डिंग, अंडर पिनिंग, डिवाटरिंग, नहीं याद? अंडर पिनिंग क्या होता है आपका, कि जैसे ये वाला प्रोसेस कब यूज करते हैं कि आपकी शैलो फाउंडेशन है या फिर डेप्थ फाउंडेशन की कम थी, अब आप और फ्लोर बनाना चाह रहे हो, तो आपको फाउंडेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो नीचे उसके और डीप में फाउंडेशन जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो तब अंडर पिनिंग वाला प्रोसेस यूज करते हैं, उसको अंडर पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। अंडर पिनिंग जब आप स्ट्रेंथनिंग करना चाह रहे हो फाउंडेशन को, या उसकी डेप्थ को इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो उस टाइम जो प्रोसेस होता है वो अंडर पिनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सकेवेशन ऑफ डीप फाउंडेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट एडजॉइनिंग लैंड। अब साथ वाले किसी एरिया में, मतलब आपके घर पे शैलो फाउंडेशन बनी है, साथ वाले एरिया में डीप फाउंडेशन बन रही है, या फिर मतलब कुछ भी कंस्ट्रक्शन मूवमेंट हो रही है पास वाले बेसमेंट एरिया में, तो वो क्या करेगी, साथ वाली बिल्डिंग को इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो तब भी आपका क्या है, सेटलमेंट वाली प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट, क्रैक इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्रैक किस वजह से आता है आपका? पहला, सेम लो बीरिंग कैपेसिटी रहेगी, और अब इसने बोल दिया डिफरेंशियल सेटलमेंट, एक जगह से आपका बैठ गया स्ट्रक्चर, दूसरी जगह से सेम वैसे है, तो उस टाइम में भी क्रैकिंग आ जाएगी, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट भी इसका एक रीजन हो गया। और फाउंडेशन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो एक तो मतलब मॉइस्चर हो स्ट्रक्चर के अंदर नीचे वाले एरिया में, या सेटलमेंट हो गई है, या बीरिंग कैपेसिटी जब सोयल की है वो कम है, ठीक है, तो तब ये प्रॉब्लम आएंगी फाउंडेशन में। और वो वाली जो टर्माइट वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है इसमें, नीचे होता है, अगर मान लो साल्ट है ग्राउंड में तो तब भी प्रॉब्लम आ जाती है। चलो ये हम पढ़ लेते हैं क्या है। लो बीरिंग कैपेसिटी हो गया, डिफरेंशियल सेटलमेंट। उसके बाद थर्ड जो है कंस्ट्रक्शन, वो ऊपर वाला पॉइंट है, ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है साथ वाले उसमें एरिया में। उसके बाद ओवरलोडिंग वाला पॉइंट भी ऊपर आ गया, ये भी इसमें। इसमें क्या है, अगला है क्विक सैंड फिनोनिमा। किसी को पता है? सोयल में पढ़ा होगा तुमने, कोई भी बच्चा? यार कोई तो याद रखा करो थोड़ा बहुत। इसमें क्या होगा कि अपवर्ड, मतलब ये सैंड से रिलेटेड, सैंड वर्ड यूज कर दिया इसने, लेकिन सैंड से रिलेटेड नहीं, फ्लो से रिलेटेड है ये, कि आपका जब जो मिट्टी है वहां पे सोयल है वो कोहेजनलेस है, कोहेजनलेस में जो पार्टिकल उसके दूर दूर है, तो क्या होगा, नीचे से पानी क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा।
और वो कहाँ पे आएगा फिर, उसमें आएगा फाउंडेशन में सेटलमेंट होएगी, और सेटलमेंट क्या करेगी इसमें, मतलब यही एक पॉइंट ऐसा है जो थोड़ा मतलब वो है, बाकी चीजें तो ऐसे नॉर्मल है, नॉर्मल देखने से भी तुम्हें समझ आ जाएगी कि ये क्या बोल रहा है। समझ आया? यस मैम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है नॉन प्रोविजन ऑफ द एक्सपेंशन ज्वाइंट। अब एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या होते हैं बताओ मुझे। एक्सपेंशन ज्वाइंट और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्या होते हैं? कोई भी बच्चा, यार तुम ऐसे तो मत करो। अब एक्सपेंशन ज्वाइंट कब प्रोवाइड करते हैं, और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट तो हो जाएंगे आपके कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो कंटिन्यूअस, तो जैसे आप छोड़ के गए दिन में, अगले दिन आए, तो अगले दिन जहां छोड़ा था वहां से क्या होगा, दूसरी बार स्टार्ट करोगे तो बीच में ज्वाइंट आ गया आपका। ठीक है, ज्वाइंट जो आएगा उसको आपने सही से कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसे नहीं कि आपने उसको छोड़ दिया, तो दूसरे स्ट्रक्चर के साथ उसको ज्वाइंट करने के लिए प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन करनी है। एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या होता है कि जैसे मान लो ये आप देखना कि जब कोई लॉन्ग बिल्डिंग है ना, लंबी चल रही है, कई सारे रूम एक साथ अटैच है, तो बीच में क्या करते हैं, गैप कर देते हैं। वो गैप इसलिए करते हैं, मान लो कि आपका एक रूम में प्रॉब्लम आई है, दूसरे रूम में प्रॉब्लम है, मतलब क्रैकिंग आ गई, जैसे मान लो कोई, एक मिनट में, जैसे ये वॉल बना दी आपकी लंबी, तो क्या करेंगे बीच में, जैसे मान लो यहाँ पे गैप कर दिया, ठीक है, बीच में पिलर बना के, मैं देख लेना यहाँ पे हमारी उसमें बना हुआ है, कहाँ पे बनी हुई है ये जो मतलब ये जो हॉल बना हुआ है, जो एक तो एमपीएच वाला, एक दूसरा हॉल है D15 वाला, जो इसमें देखना तुम कि तुम्हारे बीच में क्या कर रखा है, गैप कर रखा उन्होंने, मतलब वो बना के, पिलर बना के, तो वो चीज प्रोवाइड करते हैं ताकि मतलब कंटिन्यूस चल रही है ना कोई स्ट्रक्चर, तो उसमें एक गैप आ जाए कि मान लो इधर की साइड प्रॉब्लम है, तो वो अगर यहाँ प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, पूरा ये खराब होएगा हॉल जो है। अगर यहाँ आई है तो इस एरिया में ही रहे, इस वाले एरिया को इफेक्ट ना करे, तो वो जो ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। और तुम उसमें भी देखना, जब रोड प्रोवाइड करते हैं तो बीच बीच में क्या आता है, तुम्हारे गैप आते हैं, बीच बीच में कट से लगा रखे होते हैं, जो लंबी, ये उसमें प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट वाले में। या फिर तुम जब पुल पे चढ़ते हो तो बीच बीच में स्टील के वो आते हैं, जिसमें मतलब बीच में रोड पे स्टील के वो लगा रखे होते हैं ताकि बीच में गैप हो जाए, या फिर कहीं कहीं पे वैसे गैप कर देते हैं, तो वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि रोड का एक हिस्सा खराब हो रहा है तो दूसरा ना हो। और उसके बाद अर्थक्वेक की वजह से प्रॉब्लम आएगी, हैवी जो मशीनरी है साथ में, या ट्रैफिक चल रहा है हैवी, तो मूवमेंट होती है। ये मैंने कल भी बताया था कि जैसे मान लो देखना जब क्योंकि हम नॉर्मली वैसे तो चलो कोई मशीन चल रही हो, तुम अब गांव वाले हैं जो चारा वगैरह काटते हो, तुम जब चारे वाली मशीन चलते हो तो देखना घर में हिलते रहते हैं तुम्हारे, कई मतलब मूवमेंट होती है पूरी उसमें अर्थ में। और ऐसे ही जैसे मान लो जनरेटर वगैरह चल रहा होता है तो मूवमेंट होती है, तो जब कोई मशीन चलती है तो उससे वाइब्रेशन होती है, वो भी बिल्डिंग को क्या करती है, इफेक्ट करती है, उससे भी क्रैकिंग आने की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद वेजिटेशन ग्रोथ, घास फूस उग जाती है, और वो घास फूस उगेगी तो क्या करेगी, फोर्स लगाएगी ऊपर की साइड, और जब फोर्स लगाती है तो वो क्या कर जो मतलब नियर आसपास का जो एरिया है वहां पे पेड़ पौधे उगे हैं, जिसकी जड़ें फैलेंगी, तो वो जड़ें फैलेंगी तो क्या करेंगी, फाउंडेशन जो घर बने हैं उनके नीचे जाने की कोशिश करेंगे, नीचे जाएंगी तो क्या होगा, बिल्डिंग में क्रैकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद लोकल वेरिएशन इन द सोयल फाउंडेशन, सोयल कंडीशन, सोयल का कंडीशन में मतलब वेरिएशन का मतलब कि सॉफ्ट सोयल थी, सेट हो गई है आपकी, या फिर क्या है उसके अंदर मॉइस्चर था वो सूख गया है, तो ये वाली प्रॉब्लम मतलब तब भी क्या है आपके क्रैकिंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। श्रिंकेज, क्ले सोयल जो होती है ना, चिकनी मिट्टी होती है, उसमें क्या होता है, गिल्ली होती है, वो मतलब मॉइस्चर को जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन जैसे धूप लगेगी तो क्या होगा, वो मॉइस्चर सूख जाएगा और इस वजह से क्या होगा, सोयल के अंदर श्रिंकेज आ जाएगी।
और ये श्रिंकेज किस वजह से आएगी, विड्रॉल, मतलब वही ग्राउंड वाटर था, मतलब मिट्टी के नीचे ग्राउंड में क्या है पानी था, वो क्या हो गया, सूख गया। साइड ड्रेनेज, पहले वहां पे पानी खड़ा था आसपास, तो साइड पे ड्रेनेज सिस्टम, मतलब ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड कर दिया, वो वहां से पानी रिमूव कर दिया। ग्रोथ ऑफ द ट्रीज, आसपास पेड़ पौधे उग गए हैं तो पानी को ऑब्जर्व कर लेंगे, तो इस वजह से क्या है, सोयल में आपके श्रिंकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ ऊपर वाले कोई पॉइंट समझ ना आया, वो दो क्रैक वाला, फाउंडेशन वाला, चलो मैं ये भी बता दी, डिस्टिग्रेशन ऑफ द सोइल, मतलब डिस्टिग्रेशन का मतलब होता है अलग हो जाना। मैंने उसमें बताया था कि जो मटेरियल के पार्टिकल हैं वो अलग हो जाते हैं। इसके दो वजह हैं, एक तो है फ्रीजिंग एंड थॉइंग। नसीब क्या कर रहा है, अंडू कर इसको, एक और रह गया। फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग का मतलब जमना, थॉइंग का मतलब होता है मेल्ट करना, मतलब पिघल जाना। तो कभी आपका क्या है, मौसम में ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, कभी आपका बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, सल्फेट अटैक, ये मैं पीछे बता चुकी हूँ कि जब सीमेंट कंक्रीट में, मतलब एग्रीगेट, और जो आपका उसमें एग्रीगेट में एल्कली होती है, सीमेंट में सिलिका होता है, तो वो क्या करते हैं आपस में, सॉरी, सीमेंट में एल्कली होती है और उसमें सिलिका होता है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कंक्रीट में प्रॉब्लम आ जाती है। और जब उसके दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनकी बीच में रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन होगा तो आपका क्या है, फाउंडेशन सेपरेट हो जाएगी। यहाँ तक फाउंडेशन वाले में किसी को कोई डाउट? तीन प्रॉब्लम बता रहा है, सेटलमेंट होएगी फाउंडेशन में, दूसरी क्रैकिंग होएगी, थर्ड आपका क्या है, फाउंडेशन का जो मटेरियल है या फिर फाउंडेशन डिस्टिग्रेशन, मतलब जो उसका मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद है बेसमेंट। अब बेसमेंट में क्या होगा, एक तो इनवर्ड बल्गिंग ऑफ वॉल्स बेसमेंट, क्रैक इन राफ्ट स्लैब, क्रैक इन राफ्ट वॉल, और उसके बाद है इफ्लोरेसेंस। अब ये बल्गिंग क्या होता है, मैम कॉलम के बीच से बेंड होना। हाँ, ऐसे ही वॉल भी आपकी बेंड हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये इनवर्ड बोला मतलब अंदर की साइड झुकेगी आपकी वॉल। तो किस किस वजह से है, इनएडिक्वेट डिजाइन, बताने की जरूरत नहीं है, डिजाइनिंग सही तरीके से नहीं की, पुअर वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप मतलब बनाने वाले ने इसको सही तरीके से ना बनाया हो, उसके बाद एक्सेसिव लेटरल प्रेशर ड्यू टू द एक्टिव अर्थ प्रेशर और वाटर प्रेशर, ठीक, पानी की वजह से प्रेशर लग रहा हो नीचे, या फिर क्या है, अर्थ की वजह से प्रेशर लग रहा हो, तो तब आपका क्या है, लेटरल प्रेशर क्या होता है, पता है किसी को? लेटरल प्रेशर का क्या मतलब, हॉरिजेंटल प्रेशर, परपेंडिकुलर लगता है। हाँ, हॉरिजेंटल 90 डिग्री पे लगता है। हाँ, हॉरिजेंटली मतलब प्रेशर लग रहा है, जैसे मान लो साथ, अगर आपका बिल्डिंग बनी हुई है, ये है, तो साथ वाले, इधर वाले एरिया में अगर मूवमेंट हो रही है साथ वाले में हॉरिजेंटली, तो क्या होगा, वो इस एरिया के ऊपर प्रेशर लगाएगा, ठीक है, या फिर पानी प्रेशर, एक्टिव मतलब पानी का प्रेशर वो हो रहा हो, तो वाल क्या होगी आपकी, बक्कल हो जाएगी, मतलब झुक जाएगी। बल्गिंग क्या होता है बता देती हूँ, जैसे ये आपकी दीवार बनी हुई है, ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे झुक जाएगी, कॉलम में आती है मेनली ये प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे ही आपकी जो वॉल है वो भी टेढ़ी हो सकती है। तो और एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से होगा, ज्यादा बारिश हो रही है। उसके बाद है प्लगिंग ऑफ ड्रेन, ड्रेन मतलब जो पानी है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, तो वो पानी रुका हुआ है, स्टॉप हो गया है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपका आसपास अगर दीवार के पानी खड़ा रहेगा तो क्या होगा, मॉइस्चर उसके अंदर चला जाएगा और वो क्या हो जाएगी, आपकी झुक जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्रैक इन राफ्ट स्लैब, ठीक है, इसमें
एक्सपेंशन ज्वाइंट ना प्रोवाइड किए हो आपने, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट सही तरीके से नहीं बनाए, और इनएडिक्वेट डिजाइनिंग सही तरीके से नहीं किया आपने। ये तो ऊपर वाले ही पॉइंट है। एक्सपेंशन ज्वाइंट तुम लोगों को समझ आ गया मैं जो बता रही हूँ? मैं सर्च Yes, करने की ma'am. कोशिश, मैं एक बार सर्च करने की कोशिश करती हूँ, तुम्हें दिखा देती हूँ मैं क्या होती है। यस मैम। मुझे लगा तुम्हें पता होगा, नहीं तो मैं पहले ही वो कर लेती। तुम्हें स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। Yes, ma'am. क्या दिख रहा है? जो मैं सर्च कर रही हूँ सब दिख रहा है? यस मैम। ये दिख रहा है, ये वाला? मैं मार्क करने की कोशिश करती हूँ उसको। ये देखो, ये बिल्डिंग बनी हुई है, बीच में गैप कर रखा है, ये वाला, ये यहाँ पे ये ऐसे Yes, शो कर ma'am. रखा है इसने। मतलब दो वॉल्स होंगे ना, उनके बीच में क्या किया है इसने, गैप कर दिया है। मैं कोई दूसरी पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखो रोड बना रखा है, ये रोड के बीच में ऐसे डाल दिया इसने। ये देखो यहाँ पे बिल्डिंग बनाई है, बीच में ऐसे बना दिया, मतलब दीवार चल रही थी कंटिन्यूअस, बीच में ऐसे कर दिया इसने। अब अगर मान लो इस वाली दीवार में कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो ये इसको इफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. यहाँ देखो, ये इधर की साइड बना रखा है, ये बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे बीच में ये ऐसे कर दिया इसने, या फिर ऐसे एक वॉल बना दी, इधर ग्लास लगा हुआ था, ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये बीच में ऐसे गैप कर दिया। मतलब इधर भी आपकी स्लैब है, इधर भी आपकी स्लैब है, बीच में ये बना दिया। अब इधर कोई प्रॉब्लम आई, देखो ये बीच में ऐसे हॉल छोड़ रखा। ये तुम्हारे उसमें जो रोड के नीचे भी कंस्ट्रक्शन होती है, जो बनाते हो तुम, उसमें भी होते हैं ये। मतलब जहां भी कंटिन्यूअसली जो आपका हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पे ये इधर लगा, इधर बीच में ये लगा दिया।